गो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिवीजन वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है ऑडिट ऑफ पीएसयू। 5 मार्क्स फ्री के। जल्दी से आ जाओ मेरे साथ और शुरू करते हैं पीएसयू की बात। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? तो गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है? मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर सेंट्रल और स्टेट मिलके इसको होल्ड करते हैं। एंड इट इंक्लूड्स द सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। यानी अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी है तो उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोल के चलेंगे। फिर हमने कुछ आर्टिकल्स की बात की थी। सर आर्टिकल्स में हमने किस किस की बात की थी? ये आपके वो आर्टिकल वो वाले नहीं है, सी आर्टिकलशिप वाले, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की बात हो रही है। तो आर्टिकल है 148, 149, 150, 151, इन 4 आर्टिकल्स की बात की थी। आर्टिकल 148, इन आर्टिकल्स को क्यों रीड करना था? मैंने कहा था एमसीक्यू पर्पस के लिए, एमसीक्यू पर्पस के लिए रीड करके चलेंगे। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैंने कहा अपॉइंटमेंट होती है सीएनएजी की बाय द प्रेसिडेंट। यानी सीएनएजी की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्लस इसको आप रिमूव तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रूवन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर होंगे। यानी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर आप सीएनएजी को रिमूव कर सकते हो, या फिर अगर उसकी इनकैपेसिटी हो जाए। अगली चीज, ये सीएनएजी की फंक्शंस और पावर्स कैसे होंगी? तो मैंने कहा सीएनएजी डीपीसीएस एक्ट 1971, डीपीसीएस यानी ड्यूटीज पावर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ये बात आपने ध्यान में रखनी थी। फिर आर्टिकल 150 ने कहा किसकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है प्रिस्क्राइब करेगा फॉर्म इन विच अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स विल बी प्रिस्क्राइब। तो मैंने कहा ये एडवाइस दी सीएनएजी ने, यानी सीएनएजी की एडवाइस के हिसाब से ही प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा किस फॉर्मेट में अकाउंट्स बनेंगे। मैंने कहा किसके? सेंटर के और स्टेट्स के। फिर आर्टिकल 151 की बात हुई। आर्टिकल 151 की बात हुई, इन्होंने कहा जो भी अकाउंट्स बनेंगे सेंटर के, स्टेट्स के, यानी सेंटर के अकाउंट्स कहां पे जाएंगे? मैंने कहा पार्लियामेंट में। स्टेट के अकाउंट्स कहां जाएंगे? मैंने कहा स्टेट के अकाउंट जाएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और पार्लियामेंट में। तो ये किसके आगे रखे जाएंगे? मैंने कहा इट विल बी लेड बिफोर द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये बात आपने बस रीड करके चलनी है। सीएनएजी का टर्म कब तक कंटिन्यू होगा? सीएनएजी का टर्म कब तक कंटिन्यू होगा? मैंने कहा 65 साल, या उसका 6 साल का टर्म जब पूरा हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, यानी उसको काम करते हुए 6 साल हो जाए या फिर उसकी एज 65 साल हो जाए। जो चीज पहले हो जाएगी उसका टर्म वहीं खत्म हो जाएगा। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर सब्जेक्ट टू सीएनएजी ऑडिट? तो मैं सबसे पहले बोलता हूं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेस में भी 3 डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेस को आपको ध्यान में रखना है। पोस्ट ऑफिस को, रेलवे डिपार्टमेंट यानी छुक गाड़ी, और हमने बात करी थी टेलीकॉम की। तो ये आपके यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेस। फिर आती है कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, यानी पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस, जिसमें इंक्लूड हो जाती है गवर्नमेंट कंपनीज। नॉन कमर्शियल में किसकी बात करेंगे? नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज, जिनको ओन और कंट्रोल कौन करता है? मैंने कहा यूनियंस और स्टेट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अदर एंटिटीज कह लो, अथॉरिटीज एंड बॉडीज कह लो, विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस। मैंने कहा इनको सब्सटेंशियली फाइनेंस कौन कर रहा है? यूनियन और स्टेट के रेवेन्यूज। तो ये 4 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सीएनएजी ऑडिट कराना पड़ेगा। 4 ऑर्गेनाइजेशंस क्या होगी? फटाफट मेरे को रिवाइज कराओ। डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेस, कमर्शियल एंटरप्राइज, नॉन कमर्शियल एंटरप्राइज, एंड अथॉरिटीज एंड बॉडीज विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज। 3 कमिटीज है, मैंने कहा कौन कौन? पैक, एस्टिमेट्स कमिटी और कोपू। सर पैक का नाम क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो लीगली डिसबर्स्ड होना चाहिए एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस जिसके लिए उसको हमने डिसबर्स किया है। जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। जो पैसा बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? रीएप्रोप्रिएशन हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड, यानी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की बात होती है। और ये क्या करेगा? सर अकाउंट्स कमेटी है इसका नाम, तो एग्जामिन करेगा अकाउंट्स। मैंने कहा किसके? वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोनोमस एंड ऑटोनोमस बॉडीज के, विच आर सब्जेक्ट टू सीएनएजी ऑडिट। जिनका ऑडिट सीएनएजी करता है उनका भी ये एग्जामिन करके चलेगा अकाउंट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पैक हमारा यहीं कवर किया था। फिर बात करते हैं एस्टिमेट्स कमेटी की। सर एस्टिमेट्स कमेटी क्या करती है? सबसे पहले तो ये एस्टिमेट चेक करती है कि क्या हमारे एस्टिमेट्स ठीक है, यानी अगर हमको लग रहा है किसी पॉलिसी से कुछ अच्छाइयां होने वाली है। अच्छाइयां का मतलब क्या था? इकोनॉमीज, एफिशिएंसीज, इंप्रूवमेंट्स। क्या वो एफिशिएंसीज, इकोनॉमीज एंड इंप्रूवमेंट्स हो पाएंगी अंडरलाइंग द पॉलिसी? जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमीज, इंप्रूवमेंट्स, एफिशिएंसीज कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स में बी इफेक्टेड, क्या वो इन इफेक्ट आ पाएगी? ये जो पॉलिसी के फायदे हैं हमको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे तो सजेस्ट कर देंगे ऑल्टरनेट पॉलिसीज। वी विल सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज। प्लस हमको ये देखना है पॉलिसी के फायदों के लिए कुछ खर्चा भी तो करना पड़ेगा, वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल सजेस्ट द फॉर्मेट इन विच द एस्टिमेट्स विल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। किस फॉर्मेट में एस्टिमेट्स पार्लियामेंट के पास जाने चाहिए? राइट।
राइट राइट राइट, यस सर। अब बात करते हैं कोपू की। सर कोपू मतलब कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये पब्लिक अंडरटेकिंग की 3 चीजें एग्जामिन करेगी। मैंने कहा क्या क्या? सबसे पहले तो उसके अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स, उन अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स में जो सीएनएजी की ऑडिट रिपोर्ट आई है उसको एग्जामिन करेगी। सीएनएजी ने पक्का इसकी कमियां निकाली होगी तो ये एग्जामिन करेगी इसकी एफिशिएंसी एंड ऑटोनॉमी। सर एफिशिएंसी एंड ऑटोनॉमी किस चीज के लिए? सबसे पहले तो एसबीपी पीसीपी, क्या ये काम कर रही है, क्या ये मैनेज हो रही है इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। एसबीपी पीसीपी हम चेक करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको कोई और काम भी दिया जा सकता है जो कि किसका काम है? मैंने कहा काम है पैक का और एस्टिमेट कमिटी का। एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस वेस्टेड इन पैक और एस्टिमेट्स कमिटी नॉट कवर्ड अबव एंड मे बी अलॉटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्पीकर मैडम इनको ये काम दे सकती हैं। क्या तीनों कमिटीज रिवाइज हो गई हैं? जल्दी से मुझे बताओ, आर दीज डन? सारे बच्चे बताओ क्या आप मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? तीनों कमिटीज डन है कि नहीं? फटाफट मुझे बताइए। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रिवीजन में। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। आइए 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 आइए, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सर नेक्स्ट टॉपिक है सीएनएजी का रोल एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द कमिटीज। तो मैंने क्या कहा था, सीएनएजी की रिपोर्ट हमारे लिए चीटिंग करने में हेल्प करती है, मतलब इट एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर द कमिटीज वर्किंग। ये कमिटीज की वर्किंग के लिए हमारे हेल्प करती है। सर दूसरी चीज बताओ, ये बेसिस होती है कमिटीज वर्किंग के, प्लस जो भी नोट्स आते हैं मिनिस्ट्रीज से, जो भी नोट्स आते हैं मिनिस्ट्रीज के, उनको स्क्रूटिनाइज करते हैं सीएनएजी बिफोर दे आर सबमिटेड टू द कमिटीज। फिर हमने फ्लोचार्ट वाली बात डिस्कस की थी। सर फ्लोचार्ट वाली बात यानी हम अपनी जो रिपोर्ट होती है ऑन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज विच इंक्लूड्स अवर रिकमेंडेशंस एंड ऑब्जर्वेशन, किसको सबमिट करते हैं? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किसके डंडे बजाते हैं? मैंने कहा वो डंडे बजाते हैं मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के। फिर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अपना एक्शन बताती हैं, वो रिपोर्ट करती है उन्होंने क्या एक्शन लिया ऑन द बेसिस ऑफ कमिटीज रिपोर्ट्स, एंड देन कमिटीज क्या करती है? एक्शन टेकन रिपोर्ट। जो कमिटीज की एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है वो फिर वो भेजती है किसको? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को। और लास्ट पॉइंट क्या था सर, अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट डिटेल में डिस्कस नहीं हो पाती, देन हम रिटर्न आंसर्स ऑब्टेन करते हैं मिनिस्ट्री से टू इंश्योर नो ऑडिट रिपोर्ट इज टेकन लाइटली बाय द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज नॉट डेलिब्रेटेड बाय द कमिटी। राइट, ये हमारे 4 पॉइंट्स इसमें हमने कवर किए थे, यही 4 पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए थे। राइट सर, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ पीएसयू ऑडिट। क्या पीएसयू ऑडिट इज लिमिटेड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट? द आंसर इज नो। पहली चीज हमको यही बताता है दैट दिस ऑडिट इज नॉट लिमिटेड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। तो मैंने कहा फिर क्या क्या आएगा? आप बोलोगे इसमें परफॉर्मेंस ऑडिट भी आएगा, इसमें प्रोप्राइटी ऑडिट भी आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट भी आएगा, और इस सब से हम गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे हेल्प कर रहे हैं? टू पॉइंट आउट द एरियाज ऑफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस। हम हाईलाइट करते हैं इश्यूज ऑफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो ये हमारे 3-4-5 पॉइंट हमने यहां पे कवर किए थे। फिर हम बात करते हैं फिस्कल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। सर फिस्कल अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? ऑडिट ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंड्स, सैंक्शंस, क्या हमने सैंक्शंस ठीक से करे हैं, कंप्लायंसेस ठीक से हो रही है लॉ की, एंड प्रोप्राइटी मतलब वो जो हम बातें आखिरी में डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी, यानी एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन व्हाट द ओकेजन डिमांड्स। जो बंदा एक्सपेंडिचर को सैंक्शन कर रहा है उसको कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज को अपनी रिम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड के अलावा कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। वो सारी बातें प्रोप्राइटी में देखेंगे। मैनेजेरियल अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? मैनेजेरियल अकाउंटेबिलिटी मतलब ट्रिपल ई। सर ट्रिपल ई मतलब एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, जो आप अपने परफॉर्मेंस ऑडिट में देख के चलते हो, तो ये ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप हमने कवर किया था। फिर हमने डिस्कस किए थे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। सर पार्टीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट, जिसको हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोलते हैं, ऑडिटर, एंड जो ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है वो किसको इशू होती है? इंटेंडेड यूजर्स को। तो 3 पार्टीज होती हैं। फिर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर वो इंफॉर्मेशन होती है जिसपे क्राइटेरिया अप्लाई किया जाता है। क्राइटेरिया क्या होता है? इट इज अ बेंचमार्क विच इज अप्लाइड टू द सब्जेक्ट मैटर so that we can obtain subject matter information, and subject matter information is the result of application of criteria on the subject matter. Types of engagement क्या क्या होती है? अटेस्टेशन एंगेजमेंट, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट का एक एग्जांपल बताओ सर। मैंने कहा फाइनेंशियल ऑडिट। और अगर मैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट की बात करूं तो इसमें आपका आएगा कंप्लायंस ऑडिट, राइट, एंड आपका परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है सर, एक बात और बताओ, ऑडिटर कौन होगा? तो मैं कहूंगा ऑडिटर इज साई। साई का मतलब क्या है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन एंड द पर्सन डेलीगेटेड टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। सर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन में कौन होता है? मैंने कहता हूं सीएनएजी, एंड जो भी पर्सन अपॉइंटेड होते हैं उनकी बात यहां पे की जाती है। सो दिस इज अबाउट योर साई।
एंड सीएनएजी के साथ साथ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट साई का पार्ट होता है। सब्जेक्ट मैटर हमने डिस्कस कर लिया। क्राइटेरिया की बात हो गई, इट्स अ बेंचमार्क व्हिच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर। एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन क्या है, ये एक आउटकम है। जब आप सब्जेक्ट मैटर पे क्राइटेरिया अप्लाई करते हो उसके बाद जो आउटकम निकल के आता है उसको हम सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन कहते हैं। अटेस्टेशन एंगेजमेंट मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ऑडिट इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो ही मेजर करती है, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो मेजर करती है सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया टू गेट द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। एज एन ऑडिटर बस आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होता है, जैसा कि हम फाइनेंशियल ऑडिट्स में करते हैं। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स में सारा काम एज एन ऑडिटर भी आपको ही करना पड़ता है। तो परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। सारे बच्चे बताओ जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट कैसे याद रखे थे हमने? सारे बच्चे मुझे बताओ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट क्या क्या थे। देखते किस किस बच्चे को याद है, किस किस बच्चे को याद है व्हाट वर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। अब तो गर्मियां आ गई है तो मौसम भी आम का आ गया है, अब तो गर्मियां आ गई है तो मौसम भी आम का आ गया है, तो ये चीज तो आपने भूलनी ही नहीं है। वेरी गुड नमिता, वेरी गुड अनिशा, वेरी वेरी गुड। बाकी बच्चे बताओ सो गए? बाकी बच्चे भी जागो जल्दी से, सो गए क्या? हाँ सर हम सो गए। जल्दी जागो, अभी जागो तो सवेरा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। EPQ आर्म CD, वेरी वेरी गुड। एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल में क्या था? प्रोफेशनल जजमेंट। सर Q का क्या मतलब था? क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल। ए का मतलब क्या था? ऑडिट टीम, मैनेजमेंट एंड स्किल, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी एंड उसके बाद था कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इस तरीके से हमको ये सारे पॉइंट्स याद रखने थे। फिर हमने बात करी प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस। तो ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है? पहले ऑडिट को प्लान करो, देन ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करो, अपने कंक्लूजन ड्रॉ करो एंड देन फाइनली रिपोर्टिंग करके चलनी है। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट प्रोसेस। अब बात करते हैं रोल ऑफ सीएनएजी इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसमें बस आपने 3 सेक्शंस कोट करने हैं, 143 सबसेक्शन 5, 143 सबसेक्शन 6 एंड 143 सबसेक्शन 7। सबसे पहले तो रोहित शेट्टी वाला सेक्शन। रोहित शेट्टी वाला सेक्शन कौन सा है? 143 सबसेक्शन 5। सीएनएजी क्या करेगा सर? डायरेक्ट करेगा। तो मैंने कहा ऑडिटर क्या करेगा सर? वो एक्ट करेगा और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 3 बातें लिखेगा। डायरेक्शंस इशूड बाय सीएनएजी, एक्शन टेकन देयर ऑन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स। उसके बाद क्या हुई थी? 143 6A 6B। 6A से क्या आया सर? से 6 से सप्लीमेंट्री ऑडिट। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, क्या बात है। तो मैंने कहा सप्लीमेंट्री ऑडिट में क्या होता है सर? से 6 क्या बोल रहे हो सर? 143 सबसेक्शन 6 से निकला 60, तो 60 डेज के अंदर अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट कराना है। 143 6B में क्या था सर? उसमें था सप्लीमेंट और कमेंट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट एंड दिस सप्लीमेंट और कमेंट विल बी शेयर्ड विद एवरी पर्सन who is entitled to receive audited financial statement। जो भी बंदा entitled है to receive the audited financial statement, उसको ये सप्लीमेंट और कमेंट मिलेगा एंड इट विल बी laid before the members, it will be placed before the members in the AGM in the same manner as the company's financial statement। 143 सबसेक्शन 7 के बारे में बताओ ना, मैं भूल गया, मैं 143 सबसेक्शन 7 भूल गया। सारे बच्चे मुझे बताओ 143 सबसेक्शन 7 में क्या था? क्या था? मुझे नहीं पता, कहां आएगा? सही बात है, मैंने कुछ बोला था इसमें, मुझे याद आ रहा है। हाँ 143 सबसेक्शन 7, सही बात है। मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है, बट मुझे इतना पता है कहां लिखा है कि इसके बारे में क्या होता है। सही कह रहा, सही, वेरी गुड अनिशा। हाँ यही बात मैंने बोली थी, मुझे नहीं पता टेस्ट ऑडिट में क्या होता है, पर कहां होता है मुझे पता है। सेक्शन 19A, सेक्शन 19A, वेरी वेरी गुड। सीएनएजी डीपीसीएस एक्ट 1971, सीएनएजी ड्यूटीज पावर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 हमको ये बताता है कि टेस्ट ऑडिट कैसे होगा। अरे बाप रे, हो गया सर ये सेक्शन पूरा हो गया। मैंने कहा यस। फिर बात की थी कंप्लायंस ऑडिट की। तो कंप्लायंस ऑडिट में तो हमको बस 2 चीजें याद रखनी है, प्रोप्राइटी और रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब कंप्लायंस विद जो भी हमारे लॉज एंड रेगुलेशन है, एग्रीमेंट्स है, उनके साथ कंप्लाई करके चलना है। प्रोप्राइटी में हमने बोला था हमको साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी एसएफएम से काम करना है एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। एक बात बताओ, कंप्लायंस ऑडिट कैसे हो सकता है? मैंने कहा अकेले फाइनेंशियल ऑडिट के साथ, और हम इसको कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑडिटिंग के साथ। सर परफॉर्मेंस ऑडिटिंग क्या होता है? मेरे से आपने ये पूछा, तो मैंने कहा परफॉर्मेंस ऑडिटिंग क्या होती है? ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन फॉर प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट। मैंने कहा किस चीज की इंडिपेंडेंट असेसमेंट? तो सबने मुझे बताया सर इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंटिटी, प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन, जो तुमको सही लग रहा है कि तुम बोलो। और इससे होगा क्या? मैंने कहा इससे इंप्रूव होगी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट होती है डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग बाय दोज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक करेक्टिव एक्शन एंड ओवरसी। फिर इसमें हमने 3 बातें की थी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का क्या मतलब था, कम से कम खर्चे पे ज्यादा से ज्यादा बढ़िया काम, यानी मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी हैविंग रिगार्ड टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सर एफिशिएंसी का मतलब क्या था, इनपुट आउटपुट रेशियो, यानी मिनिमम इनपुट फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। सर एफिशिएंसी आती कैसे है, सारे बच्चों ने मेरे से सवाल पूछा एफिशिएंसी आती कैसे है, तो मैंने कहा ध्यान से सुनना। एफिशिएंसी में आपने सबसे पहले इंश्योर करना है आपकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी साउंड होनी चाहिए। तो जो प्रोक्योर करके लाओगे वो रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना है, वो रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना है। साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज एंड द रिसोर्सेज आर मेंटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड। कौन से रिसोर्सेज का यहां पे बात हो रही है, तो मैंने कहा सारे रिसोर्सेज की। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज की बात करेंगे। सर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात बताओ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ जो हमको बहुत ही बेसिक पॉइंट है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेट कॉस्ट इफेक्टिवली। ये आपका ऊपर का पॉइंट यहां पे गलती से आ गया, ये आपका ऊपर का पॉइंट यहां पे गलती से आ गया, बट अच्छा हुआ आ गया, हमको एक एडिशनल पॉइंट मिल गया। प्लस public sector programs, entities and activities should be efficiently managed. This was your obvious point. This was your obvious point. Yes, ये सही हमारा काम बन गया। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। extent to which the objectives are achieved, ये इफेक्टिवनेस बताता है। प्लस रिलेशन बिटवीन इंटेंडेड एंड एक्चुअल इंपैक्ट। तो आपने सबसे पहले बताना है extent to which the objectives and goals have been met, तो सबसे पहले तो आप यही बता दो। दूसरा आप बताओगे ऑब्जेक्टिव्स की, क्या ऑब्जेक्टिव्स और जो आपको रिसोर्सेज दे रखे हैं दे आर एज पर द पर्टिकुलर प्लान, यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड द मींस प्रोवाइडेड, भले वो लीगल हो, फाइनेंशियल हो या कोई और हो, objectives and the means provided for public sector program they are consistent with the policy, they are consistent with the policy, यानी पॉलिसी के हिसाब से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीन्स हैं। और आप एक बात बताओ कि जो आपने अचीव किया, याद है मैंने मोदी जी और केजरीवाल का एग्जांपल दिया था स्वच्छ भारत का, वेरी वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही बताया कि जो हमने इंपैक्ट अचीव किया है वो हमारी वजह से हुआ है या किसी और वजह से हुआ है। तो assess and establish with evidence, assess and establish with evidence that the social and economic impact is due to the policy or other causes। फिर हमने बोला था 2 चीजें असेस करके चलना। सर 2 चीजें क्या थी, 2 चीजें क्या थी, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस एंड बेसिक पॉइंट इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम और कंपोनेंट। तो 5 पॉइंट क्या क्या हो गए। सबसे पहले तो आप बोलोगे क्या, ऑब्जेक्टिव्स एंड मीन्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है हमको अचीव करने हैं एंड जो मीन्स प्रोवाइडेड है लीगल, फाइनेंशियल एक्सेट्रा, दे आर कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी। फिर आप देखोगे एक्सटेंड टू विच द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, तो ये तो बेसिक पॉइंट हो गया। फिर आपने एक चीज और बोलनी है, मैंने कहा क्या, assess and establish with evidence, बीजेपी और आप वाला पॉइंट, assess and establish with the evidence, जो सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट आपने अचीव किया है, it has been because of you or other causes। एंड लास्ट में 2 चीजें असेस करेंगे, compliance with laws and regulations and extent to which the program and components की इफेक्टिवनेस को चेक करके चलेंगे। राइट, देन दिस वाज द केस स्टडी बाय आईसीआई। इसको आपने बस रीड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, रीड करके जाना अच्छे से, हमने डिटेल में क्लास में डिस्कस किया था। फिर आती है बात प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स को यूज करके। 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, कौन कौन से, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट। और कैसे हमको मिल सकता है ये चीजें, मैंने कहा पास्ट डेटा यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे पास्ट ऑडिट से उसका डेटा यूज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, इसके बारे में मीडिया ने कवरेज की होगी तो मीडिया कवरेज, या फिर किसी ने रिसर्च कर रखी है तो स्पेशल रिसर्च या एकेडमिक रिसर्च, इन चीजों से हमको इस सब के बारे में पता चल सकता है। तो जिसके अंदर के जो भी पॉइंट्स हैं एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर हमने बोला था डिटरमाइनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया। ऑडिट क्राइटेरिया कैसे पता चलता है, तो मैंने आपको बताया था प्रोसीजर मैनुअल बोल लो या पॉलिसीज बोल लो, स्टैंडर्ड्स बोल लो, गाइडलाइंस बोल लो, एक ही बात है। तो आपने यही बात यहां लिखनी है, प्रोसीजरल मैनुअल्स ऑफ द एंटिटी, पॉलिसी, स्टैंडर्ड, डायरेक्टिव्स एंड गाइडलाइन। सर एक बात बताओ, ये हमको समझ नहीं आ रही तो क्या करें, मैंने कहा एक्सपर्ट के पास चलो। सो वी विल कॉन्टेक्ट द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, ओपिनियन और नो हाउ, हम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के पास जाएंगे। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कैसा चाहिए, मैंने कहा दोनों चलेंगे, साइंटिफिक हो या जनरल हो, तो साइंटिफिक नॉलेज और अदर रिलायबल इंफॉर्मेशन। और लास्ट पॉइंट क्या था, जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर। हमको तो सर दोनों ही चाहिए, हमको तो दोनों ही चाहिए, हम एक से काम नहीं चलाएंगे। तो यही हमने पॉइंट यहां पे डिस्कस किया था। ऑडिट क्राइटेरिया कहां से मिलेगा, मैंने कहा फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बोलो तो बोलते नहीं हो, तुम बस सोचते रहते हो और मैं बोलता रहता हूं, ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर से बताओ, प्रोसीजर मैनुअल्स ऑफ द एंटिटी, और बताओ प्रोसीजरल मैनुअल्स को और क्या बोलते हैं, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, जो तुमको बोलना है बोलो। समझ नहीं आ रहे सर, कहां चले, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के पास। कैसा चाहिए, दोनों चाहिए, एक तो साइंटिफिक चाहिए, एक जनरल मैनेजमेंट वाला चाहिए, दोनों हमको चाहिए। ऑडिट अप्रोच कैसे डिसाइड करेंगे, ऑडिट अप्रोच मतलब क्या मेथड्स, क्या मीन्स है, तो मैंने कहा सबसे पहले एनालिसिस। 3 एनालिसिस क्या करने, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, फिर आप क्या करोगे,
फिर आप क्या करोगे, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, प्रोसीजर करके क्या मिले रिजल्ट्स, एंड आखिरी में आप करोगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो आपका फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह होता है। तो एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसका, डेटा का। मैंने कहा डेटा कहां से आएगा, आप एक तो यूज कर सकते हो एग्जिस्टिंग डेटा, एक तो यूज कर सकते हो एग्जिस्टिंग डेटा। सर हमको और डेटा चाहिए, तो मैंने कहा सर्वे करके डेटा ले आओ। हम सर्वे करके ला सकते हैं या किसी की केस स्टडी उठा सकते हैं, या हम किसी की केस स्टडी उठा सकते हैं, ये हमको ध्यान में रखना था। अगेन एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर करके मिला रिजल्ट, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, और फिर हमने क्या डिस्कस किया था, जल्दी से बताओ, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, फिर हमने बोला क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किसका एनालिसिस, डेटा का, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, सर्वेज एंड केस स्टडीज। राइट सर, बस यहां हमने डिस्कस किया था परफॉर्मेंस ऑडिट, पूरा का पूरा प्लानिंग ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट को आप रीड कर लेंगे, एंड जो बातों को हमने डिस्कस किया उन पे आप एकदम जोर डाल के चलिएगा। देन वी टॉक्ड अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, बस खत्म होने वाला है पीएसयू ऑडिट का रिवीजन। अब आखिरी में हमने डिस्कस करना है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। सर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में किन किन चीजों पे फोकस करके चलेंगे, मैंने कहा इफ इट इज एन एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट टू लोकेट द एरियाज ऑफ वीकनेस एंड एक्स्ट्रावेगेंस फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रावेगेंस फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, तो हमको क्या करना है, कॉस्ट, रेवेन्यू, रिटर्न, कॉस्ट, रेवेन्यू, रिटर्न, तीनों पे फोकस करना है। कॉस्ट में हम फोकस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गई है इन कंपैरिजन टू अवर प्लान्ड कॉस्ट, अगर हुई है तो वी विल लोकेट द एरियाज ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। क्या हमने एक्स्ट्रावेगेंस या अननेसेसरी एक्सपेंडिचर तो नहीं किया। मैंने कहा इसके बाद क्या करेंगे सर, आप बात करो रेवेन्यू की। रेवेन्यू मतलब हमारा आउटपुट, वेदर द प्लान एक्सेप्टेड प्रोडक्शन और आउटपुट हैज बीन अचीव्ड। अगर आउटपुट अचीव नहीं हुआ तो पक्की बात है देयर हैज बीन एन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और शॉर्टफॉल इन द परफॉर्मेंस। तो मैंने कहा अब दोनों चीजों को कंपेयर करके क्या मिलेगा, रिटर्न, हैज द प्लान रेट ऑफ रिटर्न बीन अचीव्ड। अगर प्लान रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिला देन पक्की बात है हमारी प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन खराब है। सो सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन इज साउंड, इस पे अब हमारा सवाल उठेगा। एंड आखिरी बात क्या करेंगे, R&D, RNM। सर R&D क्या था, डज द एंटिटी हैज एन R&D प्रोग्राम, क्या एंटिटी के पास एडिक्वेट सिस्टम ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस है कि नहीं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ आप ये कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स वाला पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ साथ ये वाला जो पॉइंट था इसके साथ इसको याद रख के चलना है। राइट बॉस, इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्लियर। बस आखिरी के 2-3 टॉपिक और रह गए हैं, देन आर पीएसयू ऑडिट का पूरा रिवीजन विल बी ओवर। बताइए, बढ़े आगे। कूल, कम ऑन, बताओ। ठीक है सर, प्रोप्राइटी ऑडिट में 3 टेस्ट, पब्लिक प्रोप्राइटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम। सारे बच्चे मेरे साथ बोलो फिर से, 3 टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तुम बोलते नहीं हो, मैं बोलता रह जाता हूं। टेस्ट ऑफ पब्लिक प्रोप्राइटी, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, ये 3 टेस्ट हमको पास करके चलने, ये 3 टेस्ट पास करके चलने। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहली बात तो एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन व्हाट द ओकेजन डिमांड्स, यानी जो ओकेजन के हिसाब से खर्चा होना चाहिए उससे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। और बताओ, जो भी बंदा एक्सपेंडिचर ऑथराइज कर रहा है, जो भी बंदा एक्सपेंडिचर ऑथराइज कर रहा है वो अपने खुद के फेवर में एक्सपेंडिचर ऑथराइज नहीं करेगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा और किसको बेनिफिट नहीं होना चाहिए, किसी भी पर्सन को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। फंड्स शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड टू बेनिफिट एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी को भी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। और हमारे जो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज है, उनको भी जो रेम्युनरेशन मिल रही है उसके अलावा उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्युनरेशन एंड रिवॉर्ड। नो अदर एवेन्यू शुड बेनिफिट इनडायरेक्टली एनी मैनेजमेंट पर्सन, एम्प्लॉय और अदर्स। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर ज्यादा मत करो, जो बंदा एक्सपेंडिचर को ऑथराइज कर रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए ना करे, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए ना करे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज है उनको रेम्युनरेशन के अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस है प्रोप्राइटी वाले, जो मैंने आपको कहा था रीड करने के लिए, आई होप आपने कर लिए होंगे। प्रोप्राइटी एलिमेंट्स को भी आप कारो 2020 से रेफर कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज पार्ट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ C&AG। C&AG वाले जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मैंने कहा था इंट्रोडक्शन के बाद किसकी बात करेंगे, रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स में हमने बात करी थी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल की। जो एंटिटी सिलेक्ट होती है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल के लिए, सिलेक्टेड अंडरटेकिंग्स का उनका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल होता है। और किसके रिजल्ट की बात करेंगे, मैंने कहा सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ द अंडरटेकिंग्स व्हिच आर नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड। एंड लास्ट में हम रिज्यूमे देते हैं ऑफ द ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड C&AG's कमेंट्स देयर ऑन। यहां आपके चारों पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। क्या पीएसयू ऑडिट डन है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, यस और नो। क्या पीएसयू ऑडिट क्लियर है? यहां आपका पीएसयू ऑडिट पूरा का पूरा रिवीजन हम खत्म कर चुके हैं।
ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे। डन डन, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा। पूरा का पूरा पीएसयू ऑडिट मात्र 25 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया। इसी तरह खुशी खुशी मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए। हम राई ऑडिट के फिर मिलेंगे अगले रिवीजन वीडियो में चलते चलते। तब तक अच्छे से मन लगा के पढ़ो, क्योंकि जल्दी सीए बन के आपने अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। बाय बाय। अब चल जा जल्दी से एंड आ जा। अरे 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 यार एंड नहीं आ रहा।